दोस्तों ये डेटा देखो, एफआईआई ने 30,000 करोड़ वर्थ ऑफ इंडियन इक्विटीज बेच दी है मई के महीने के अंदर। ये दूसरा डेटा देखो कि $1.95 के आसपास हो चुका है और लास्ट एक साल के अंदर जो इंडियन रुपये की कीमत है वो 12% से गिर गई है। ये तीसरा डेटा देखो कि यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं वो भी अपने स्टॉक्स को बेच रहे हैं। तो इस डेटा को देखने के बाद और मार्केट के अंदर जो करेक्शन आया है, आप सोचोगे क्या सब बर्बाद हो गया है, मुझे स्टॉक मार्केट को बेच करके निकल जाना चाहिए। जरा इस चार्ट को देखो, इसमें बाजार में जब जब करेक्शन आया है उसके कुछ सालों के बाद जब जब रिकवरी आई है तो कितनी सॉलिड है। इसका मतलब ये है कि ये भी उन्हीं कुछ क्रैश में से होने वाला है जिनको आप आज से 10 साल बाद देखोगे और सोचोगे काश मैंने ये जो क्रैश था इसका सही फायदा उठाया होता। और इस वीडियो में मैं इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपके साथ यही शेयर करूंगा कि कौन सी कंपनीज को ऐसी मार्केट कंडीशन में पूरी तरीके से अवॉइड करना है और कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि ऐसी मार्केट कंडीशन में आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पे मैं डिक्सेंट टेक्नोलॉजी को ले रहा हूं, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अब इस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, अब यहां पर अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखोगे तो आपको यह समझ आएगा कि जो टॉप लाइन है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है और जो बॉटम लाइन है ये भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। इन सब के साथ साथ जो मेजर इशू है वो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जब जब ऑपरेटिंग मार्जिन यहां पर 3 के ऊपर होता है ये कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो कर पाती है और जैसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3 के नीचे जाता है कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है। जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है ये कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनाती है, इसके अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कम होता है और जो रॉ मटेरियल है इनका ये इंपोर्ट किया जाता है चाइना से। अब यहां पर देखो जो चाइनीज युआन है वो आईएनआर के अगेंस्ट स्ट्रांग हुआ है 19% के आसपास। इसका मतलब ये है जो रॉ मटेरियल हम चाइना से मंगाते हैं उसकी कॉस्ट महंगी हो गई है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे ये जो इंपैक्ट है ये शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहां पे काफी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो ऑल टाइम हाई से अप्रोक्सीमेटली 35% क्रैश हो चुका है, कितना ही हो जाएगा, तो भाई ये कितना भी क्रैश हो सकता है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जो कि वैल्यू इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके वॉच लिस्ट में डिक्सन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जो कि ग्रोथ को टारगेट करता है तो डिक्सन टेक्नोलॉजी अभी कुछ टाइम तक सफर करेगा। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो स्टॉक प्राइस है ये अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता। स्टॉक प्राइस ऊपर और नीचे चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे जैसे 37% एक बार क्रैश किया है, एक बार पहले भी 28% क्रैश किया है और अगर मैं 5 साल देखूं तो इसने 37% से ज्यादा क्रैश काफी बार करके दिखा है। इवन 50% तक भी क्रैश हुआ था 2021 से 2023 के बीच के अंदर। लेकिन अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हो तो सिर्फ प्राइस को देख करके इन्वेस्ट मत करना। यहां पर जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो इंपॉर्टेंट होता है, पीईजी रेशियो यहां पर इंपॉर्टेंट होता है। जब आप इस कंपनी का ईपीएस ग्रोथ देखोगे तो ये लगातार ग्रो हो रहा था, लेकिन ऑल ऑफ द सडन जो ईपीएस ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं छुप गई है। मतलब क्या है, आपको ओवरऑल पीई तो कम होता हुआ दिख रहा है लेकिन ईपीएस भी साथ साथ कम हो गया, तो ये एक बड़ा रिस्क बन जाता है क्योंकि जो कंपनी की वैल्यू है अब उसी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ चुका है। अब कैसी कंपनीज ऐसी मार्केट कंडीशन में अच्छी होती है इसका एग्जांपल देता हूं। एमसीएक्स ले सकते हो, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप देखोगे जो इसका पीई है वो 62 का है। आप बोलोगे भाई ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, बात ठीक है, अगर आप इसको देख रहे हो और प्राइस को देख रहे हो तो आपको एक्सपेंसिव लगेगा। लेकिन अगर आप पीई रेशियो देखोगे तो ये कंपनी इतनी ज्यादा बढ़ने के बावजूद लास्ट 3 सालों के अंदर इसका पी तो बढ़ा ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, कभी आपने क्वेश्चन पूछा है? आप सिर्फ ये देखते हो कि प्राइस ऊपर जा रहा है, नहीं, प्राइस के साथ साथ पीई ऊपर क्यों नहीं जा रहा, पीई एक जगह स्टैग्नेट क्यों है? क्योंकि यहां पर आपको दिखेगा ईपीएस ग्रोथ। जब आप ईपीएस इसका देखोगे तो देखो ईपीएस के अंदर ग्रोथ आ रही है। मतलब क्या है, जो इसका पीई है वो तो आपको ज्यादा दिख रहा है लेकिन जो पीईजी है वो अभी भी अंडर वैल्यूड है। मतलब ईपीएस ग्रोथ तेजी से आ रही है कि जो पी है वो नहीं बढ़ पा रहा। अब जो एमसीएक्स है एज अ बिजनेस, इसके पास क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा ये मोनोपोली है अपने सेक्टर में। दूसरा फायदा कि एसेट लाइट मॉडल है। ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया हुआ है, चाहे 100 लोग ट्रेड करें चाहे 1000 लोग ट्रेड करें, इतना ज्यादा जो कॉस्ट है वो नहीं बढ़ता ईयर ऑन ईयर लेवल पे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इनके पास प्राइसिंग पावर भी है। इसी तरीके से आप बीएसई को देख सकते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख सकते हो, नेस्ले को देख सकते हो। इन सारी कंपनीज के पास ये सारे मोट हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म के अंदर जो कंपनी सस्टेनेबल ग्रो करती है उनमें देखने को मिलते हैं। अब आप मेरे से एक चीज बोलने वाले हो कि अभिषेक भाई ऐसी कंपनीज कैसे ढूंढे, मार्केट क्रैश हो रही है। बिल्कुल ये सही टाइम है ऐसे इंडस्ट्रीज को ढूंढने का, उसमें मैं आपकी हेल्प करता हूं। कुछ एग्जांपल के तौर पे हम कंपनीज भी डिस्कस करेंगे
ताकि आपको आइडिया लग पाए कि कैसे सोचते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। सबसे पहला सेक्टर है फार्मा सेक्टर। अगर आप इस समय पे इंडियन मार्केट को उठा करके देखोगे तो जो फार्मा सेक्टर है वो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा डॉलर लेकर के आता है, और जैसे जैसे डॉलर के अगेंस्ट आईएनआर गिर रहा है, यहां पे जो फार्मा सेक्टर है इसको बेनिफिट होने वाला है। रिसेंटली एक मेजर रिस्क था कि जो ट्रम्प के टैरिफ है वो ना लग जाए, उसके ऊपर भी अभी चीजें ठंडी होते हुए दिख रही हैं। और जो फार्मा सेक्टर है वो इंडिया के कुछ ऐसे चुनिंदा सेक्टर्स में से आता है जहां पर हम आज भी ग्रो कर रहे हैं। जैसे दूसरी तरफ इंडियन आईटी सेक्टर एआई की वजह से स्ट्रगल कर रहा है, वहीं पे जो फार्मा सेक्टर है इसको अभी तक कोई रिप्लेस नहीं कर पाया है। और इंडिया के जीडीपी में भी वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर फार्मा सेक्टर आता है। अब इंडिया के फार्मा सेक्टर को डोमिनेट करता है सन फार्मा, डिवीस लैब और टोरेंट फार्मास्यूटिकल। अगर आप देखोगे इसका जो क्वालिटी स्कोर है ये काफी अच्छा है, 80 के आसपास का। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ग्रोथ एक अच्छे खासे मोमेंटम में हमें देखने को मिल रही है। जहां पे ओवरऑल इंडियन मार्केट नेगेटिव है लास्ट एक साल से, इसने एक ठीक ठाक ग्रोथ हमें दिखाई है। अब हमने फार्मा सेक्टर को क्यों चूज करा? देखो, जब आईएनआर डेप्रिशिएट करता है तो जो हमारे एक्सपोर्ट होते हैं वो ऑटोमेटिकली सस्ते हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे एक्सपोर्ट है ये बढ़ने की उम्मीद है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर एक रिस्क है कि जो एपीआई मैन्युफैक्चर होती है वो हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, और येन गिर रहा है, तो इससे जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो चुकी है। तो जितना हम डॉलर के अगेंस्ट गिरे उतना फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए अच्छा है, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इंडियन लोगों का ड्रीम क्या है? इंडियन लोगों का सबसे पहला ड्रीम है कि हमारा देश फले फूले। दूसरा ड्रीम है कि उनकी फैमिली के अंदर शांति रहे। तीसरा ड्रीम है कि उनके पास अपना एक खुद का घर हो, और चौथा ड्रीम है कि उनके पास खुद की गाड़ी हो। और ये चार चीज हर एक इंडियन चाहता है, और इसी वजह से ये जो सेक्टर है ये लगातार ग्रो हो रहा है इंडियन मार्केट के अंदर। और इस सेक्टर का नाम है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट सेक्टर। इस सेक्टर के अंदर भी काफी सारी कंपनीज हैं, जैसे कि मारुति हो गई, महिंद्रा महिंद्रा, बजाज ऑटो, आयशर मोटर, टीवीएस मोटर, ये सारी कंपनी इस सेक्टर में आती है। अब इसके बाद आपको ड्रिल डाउन करना है कि अगर मैं एक कार खरीदना चाहता हूं तो आज की डेट के अंदर मैं कौन सी कार खरीदूंगा? एसयूवी जो है वो पूरी मार्केट को डोमिनेट कर रही है, और एसयूवी कौन सी कंपनी बनाती है? वो बनाती है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करूं तो लास्ट एक साल के अंदर एक अच्छा खासा करेक्शन हमें यहां पर देखने को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ने वाले हैं, एक की वजह से जॉब जाने की टेंशन है, तो लोगों ने थोड़ा सा कम खर्च करना शुरू करा है। लेकिन अगर मैं हिस्टोरिकली उठा करके देखूं तो जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है वो ठीक ठाक तरीके से ग्रो कर रहा है, और मार्केट शेयर भी ये खींच रहा है मारुति सुजुकी से। अगर मैं मारुति की बात करूं तो आप मारुति को भी उठा करके देख सकते हो कि ज्यादातर गाड़ियां इंडिया के अंदर करंटली मारुति के अंदर है, और यहां पर भी आपको अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं बजाज ऑटो की, क्योंकि मेरी खुद की बाइक भी पहली बजाज की थी, तो आज की डेट के अंदर जो बजाज ऑटो है इसके अंदर आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि भाई क्या वैल्यूएशन सही है, और अगर वैल्यूएशन सही है तो क्या ये जो कंपनी है ये आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल तक ग्रो कर सकती है? क्या इनके प्रोडक्ट की डिमांड है? पर्सनली मेरा ये मानना है कि जो जेनजी है वो काफी ज्यादा एस्पिरेशन के साथ आते हैं, उनके अंदर भूख है। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे जो ऑटो सेगमेंट है ये ग्रो करेगा। यहाँ पर रिस्क क्या है? अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग जो होते हैं वो नई गाड़ियां खरीदना थोड़ा सा डिले कर देते हैं, और अगर यहाँ पे जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट कट कर देती है तो जो ऑटोमोबाइल या ऑटो कंपोनेंट वाला सेक्टर है वो काफी तेजी से बढ़ता है। तो ये सिक्लिकल टाइप का आप मान सकते हो, रिलेटेड टू कि भाई इंटरेस्ट रेट करंट मार्केट में क्या चल रहा है। आज की डेट में मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम है, लेकिन बात ये हो रही है कि हो सकता है बढ़ा दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के अंदर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की डिमांड कम होने वाली है या ज्यादा होने वाली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं अपनी तीसरी इंडस्ट्री की, जहां पे इंडिया को ग्रो करना पड़ेगा, और इंडिया काफी ज्यादा फोकस कर रहा है इस इंडस्ट्री के ऊपर। इस इंडस्ट्री का नाम है डिफेंस एंड एरोस्पेस, और ये कैपिटल गुड वाले सेक्टर के अंदर आती है, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक, जीआरएसई, एमटार टेक्नोलॉजी, डेटा पैटर्न, ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि इस सेक्टर के अंदर बढ़ चढ़ करके काम कर रही हैं। अब ये वाली जो कंपनीज हैं ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही हैं? सबसे पहले इंडिया को डिफेंस के अंदर आत्मनिर्भर बनना है। इसी वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो काफी अलग अलग स्कीम लेकर के आ रही है, और इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो भी ऑल टाइम हाई के आसपास है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की जो डेटा सेंटर है उसकी भी जरूरत पड़ने वाली है, और जो एनर्जी सेक्टर है उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। पूरी दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये दोनों जो सेक्टर हैं जो कि डिफेंस और एरोस्पेस के अंदर काम कर रहे हैं ये एक्चुअली ग्रो करने वाले हैं, और इवन सिर्फ इंडिया में नहीं, ये ओवरऑल पूरी दुनिया में ही ग्रो कर रहे हैं। और अगर मैं इस इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेड ग्रोथ की बात करूं तो 15 से 20% के बीच में एनालिस्ट का कहना है कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो सोचो कंपनीज के पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर ग्रो करने की। तो ये इंडस्ट्री भी आपकी नजरों में होनी चाहिए, आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। अब वीडियो के स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी कि जो INR है ना वो गिर रहा है, इससे जो आपकी परचेजिंग पावर है वो भी कम होती जा रही है और FII भी इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन FII कहां पर पैसा डाल रहे हैं, कौन सी करेंसी है जो कि इस समय पे स्ट्रांग हो रही है? अगर मैं उस नेशन के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करूं तो मुझे दो बेनिफिट मिलेंगे। पहली चीज, वो नेशन काफी स्ट्रांग है, तो अगर मैं वहां पर इन्वेस्ट करना शुरू करूं तो मेरी करेंसी भी प्रोटेक्ट रहेगी और वहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी मुझे मिलेगी। एग्जांपल के तौर पे आपको ये हेडलाइन दिखेगी कि जो यूएस की ट्रेजरी है वो गिर गई है जापान और चाइना की वजह से, लेकिन यहां पर आप देखो छोटे छोटे लाइन में एक चीज लिखा है कि इन सब के बावजूद कि भाई पैसा निकला है यूएस मार्केट से, चाइना और जापान ने निकाला है, यूएस के अंदर जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो रोबस्ट हैं और इनफ्लो उनके अंदर काफी ज्यादा तगड़े तरीके से आ रहा है इक्विटीज और बॉन्ड के अंदर। मतलब जो FII है वो पूरी की पूरी दुनिया से इस समय पर जो पैसा निकाल रहा है वो यूएस के अंदर लेकर के जा रहा है। अब अगर हमें इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के साथ आउट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करना है तो यूएस एक सेफ जगह हो सकती है, क्योंकि डॉलर के अंदर आपका पैसा पड़ा होता है और पूरी तरीके से लीगल है। पहला यहाँ पे जो मेरी पिक रहती है, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, वो है QQQ, जिसको हम नैस्डैक कहते हैं। यहाँ पर आपको सारी बड़ी कंपनियां मिल जाती हैं, IT कंपनी स्पेशली। यहाँ पर आपको 56% आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है वो IT कंपनीज में जाता है। यहाँ पे एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon जैसी कंपनियां आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर SIP करने के दो फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि जो आपका पैसा है वो डॉलर टर्म में इन्वेस्ट हो रहा है। मतलब क्या है कि अगर करेंसी गिरती भी रहती है तो भी आपको ऑन एन एवरेज 3% से 5% के एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलते हैं, जो हमने हिस्टोरिकली देखा है कि INR एटलीस्ट लास्ट 10 से 15 सालों में 3% के आसपास तो गिरा हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनीज जो डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और बाकी सारी जगह इन्वेस्ट कर रही है, R&D में इन्वेस्ट कर रही हैं, आपको वहां पर भी एक्सपोजर मिलता है। दूसरी कंपनी जो मुझे यूएस मार्केट में अभी अच्छी लग रही है उसका नाम है मेटा प्लेटफॉर्म। आपने इंस्टाग्राम देखा होगा, फेसबुक देखा होगा और काफी सारे इनके प्लेटफॉर्म है और भी काफी प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई से आज की डेट के अंदर ये जो स्टॉक है एटलीस्ट 35 से 40% के आसपास क्रैश कर चुका है और बाकी की जितनी भी AI वाली कंपनीज हैं जैसे गूगल होगी, Amazon होगी, उनमें एक अच्छी रिकवरी आ चुकी है। तो क्या मेटा कोई पाप कर रहा है? नहीं भाई, मेटा कोई पाप नहीं कर रहा है। इसके भी खुद के प्रोडक्ट हैं, ये भी AI के अंदर दबा करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो क्रैश है वो कितना लंबा चलेगा? मैं कह रहा हूँ 1 साल 2 साल चल जाएगा, उसके बाद रिकवरी आएगी। जब ग्लोबल मार्केट के अंदर AI का बूम चलेगा तो भाई मेटा भी रिकवर करेगा, जैसे सारी की सारी कंपनियां रिकवर कर रही हैं। इसी तरीके से कुछ टाइम पहले तक गूगल गिरा हुआ था, आज की डेट में देखोगे तो जो अल्फाबेट है उसने रिकवर कर लिया है। अगली जो पिक होने वाली है उसका नाम है टेस्ला। दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क, उसकी कंपनी है ये। और जो टेस्ला है ये वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से इस समय पे अंडर वैल्यूड कंपनी है। इसी तरीके से बहुत सारी अलग अलग कंपनी है, जैसे Amazon देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट देख सकते हो, ओरेकल देख सकते हो, पैलेंटियर देख सकते हो। ये सारी वो कंपनीज हैं जो AI डेटा सेंटर में काम करती, इन्वेस्ट कर रही हैं। तो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट के ऊपर कि अगर आप इन सारे स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बनाते हो, स्लोली स्टेडली अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो और अगर आप 20 साल 25 साल तक इन्वेस्ट करते हो और ये सारी कंपनी अगर सर्वाइव करती है तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन जो AI और डेटा सेंटर है, इंडिया में भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है? नहीं पता? ये दोनों वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा।